नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के, रुक करते हैं खबरों के। खबर हरिद्वार से है, जहां थाना प्रभारी वहीं पथरी क्षेत्रागत कासमपुर बुढ़ाहेरी खेतों में नजदीक पुलिस से चौतरफा अपने को घेरा पाकर वही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जब्बार में के पैर में गोली लग गई और वहीं अन्य बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग जारी है। बता दें कि इस एसएसपी अजय सिंह ने आला अधिकारियों संग मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली, साथ ही पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी के निर्देश पर पूरे जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई 2000 के नोट को लेकर की गई घोषणा के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस फैसले का स्वागत किया है। हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह एक बड़ा फैसला है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सभी से अपील की है कि इस फैसले को लेकर कोई भी पैनिक ना हो, क्योंकि रिजर्व बैंक ने सभी को सहूलियत देते हुए आराम से 2000 के नोट वापसी करने के लिए बड़ा समय दिया है और ऐसे में किसी को भी इस फैसले को लेकर पैनिक नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के पास में अवैध रूप से काला धन एकत्रित हुआ है उसके लिए तो बड़ा कष्टकारी फैसला है। इन आम जनता को किसी प्रकार का बैंकों के माध्यम से कोई, जैसे पहले एक लाइनें लग गई थी, लोग मरने लग गए थे, वैसी स्थिति शायद नहीं आएगी। तो सरकार का एक अच्छा कदम है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आज अच्छी तरह ग्रोथ हो रही है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि नोटों का प्रचलन एकदम बंद करना, और वो भी शायद जो दूरदर्शन के माध्यम से समाचार आ रहा है, सितंबर तक का टाइम दिया गया है। तो भ्रष्टाचार पे और अवैध धन पर रोक लगाने का अच्छा कदम है। सरकार के इस कदम की मैं प्रशंसा करता हूँ। हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में दूधाधारी चौक से लेकर सप्तऋषि चौकी के सिविल लाइन न होने के कारण स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही इस समस्या का निदान किया जाए, नहीं तो वह आंदोलन करने पर विवश होंगे। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि हरिद्वार के क्षेत्र में आज तक सिविल लाइन का कार्य नहीं किया गया है, इससे स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फेज 2 इंद्र इनकलेब की तरफ इस क्षेत्र में दूधाधारी चौक से लेकर अभी तक शिविर नहीं पड़ा है, और शिविर यहाँ के जो क्षेत्र निवासी हैं वो बहुत परेशान हैं, होटल वाले, धर्मशाला वाले, आश्रम वाले। इसका कारण है उसका जो निकासी है, वो निकासी कैसे करेंगे वो लोग, क्योंकि इस समय यात्रियों का सीजन चल रहा है और उससे जो है जितने भी चैम्बर हैं वो एकदम भर जाते हैं। कितनी बार वो नगर निगम की गाड़ियों को बुलाएंगे, कितना पैसा देंगे, इसलिए वो ओवरफ्लो के ये गंदा पानी जो है नालियों में जा रहा है। और हमारी मांग आज सनी 2016 से हम डिमांड करते जा रहे हैं यहाँ के प्रतिनिधि जी से, सरकार से, कि ये इतना बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर कम से कम जो है सिविल लाइन डलनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने समाज के गरीब, पिछड़े, दलित और समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है और इन सारे कामों में जन जन तक पहुंचाने के लिए महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा और घर घर जाकर लोगों को सरकार के कार्यों से अवगत कराया जाएगा। साथ ही बीजेपी कमजोर बूथों पर भी अपना फोकस करेगी और तमाम नेता और कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सत्ता में जिस दिन पहले दिन से काम करना प्रारंभ किया था, उस दिन से उन्होंने कहा था कि काले धन पर
लगातार प्रहार करेंगे जब तक कि काला धन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। और काले धन के चोट करने का, काले धन जो काला धन था उसको नोटबंदी के रूप में जिस प्रकार का निर्णय उस समय लिया गया था, उसका परिणाम हमारे सामने है कि भारत आज जीएसटी कलेक्शन के रूप में हो या अर्थव्यवस्था के मामले में हो, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं हमारे आसपास के देश, पड़ोसी देश किस प्रकार से कंगाली के हालत से गुजर रहे हैं, ये हम सबको दिखता है। और आज जो नोटबंदी हुई है वह भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बार रुड़की के डडेरा से हाथ जोड़ो यात्रा का शुरुआत की है और साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि इस बार 2024 की तैयारियों के लिए कमर कसकर तैयार रहें, और क्योंकि 2024 के चुनाव में सभी ताकतों को पछाड़कर आगे बढ़ना है। हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और पूरी तरह से कांग्रेस के लिए समर्पित है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस में किसी तरह का कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, अभी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होती ही जा रही है। कर्नाटक का चुनाव बहुत सही तरीके से और बहुत आलीशान तरीके से कांग्रेस ने जीता है और एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है जिसमें विपक्ष को आगे बढ़ने के लिए कदम मिल गया। आप ये देखिए, आज की डेट में जितना विपक्ष है वो कांग्रेस को आगे बढ़ाकर और आगे रखकर, अग्रिम में रखकर अगला इलेक्शन 2024 का जो लोकसभा का होने जा रहा है उसे लड़ने जा रहा है। हरीश रावत कैसे रहेंगे जो लोकसभा हरिद्वार? देखिए, हरीश रावत हमारे सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक चेहरा है उत्तराखंड के। अगर वो यहाँ पे लड़ते हैं, पहले भी वो लड़ चुके हैं, पहले भी जीत चुके हैं हरिद्वार लोकसभा को, तो हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनके साथ हैं। और जितनी भी कांग्रेस के जन हैं यहाँ के, वो एक सुर में हरीश रावत जी, जो भी कांग्रेस पार्टी जिस को भी यहाँ से टिकट देगी और लोकसभा लड़ाएगी, हम उसके साथ हैं। जनता भाजपा के खेल को समझेगी नहीं तो ये कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं। ये नोटबंदी एक सामान्य नोटबंदी नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय कहा था कि 2% GDP गिरेगी और देश के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और आज हम फिर कह रहे हैं, ये फिर एक धक्का जो है अर्थव्यवस्था। रावत जी, विधानसभा के समय कानपुर में यात्रा निकाल रहे हैं, कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा, कहाँ चले गए सब कार्यकर्ता आपके नेता थे टिकट मांग रहे थे? कौन नहीं है? आप हमारे कार्यकर्ताओं को ढूंढिए, क्या जरूरत पड़ेगी? हाथ जोड़ो भी है, कांग्रेस से जुड़े भी मेरी निजी प्रार्थना। पहले लोग छूट गए थे क्या? छूट गए थे क्या जो दोबारा जोड़ने की? आप खाना रोज खाते हैं, खाना बनाती है, तो एक ही दिन से काम कर उमेश कुमार को लेकर आपका घर का रावत जी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर कहा कि कांग्रेस भी लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों के राज्य भर में मीटिंग्स भी चल रही है और अभी हाल ही में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और वरिष्ठ नेताओं ने से दिल्ली में मिलकर आया हूं और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चुपचाप बैठी है और कांग्रेस पार्टी अपने बूथ लेवल पर सब जगह काम कर रही है और हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं। हर राज्य के अपने अपने इशू हैं और हर राज्य में चुनाव की अलग अलग डिमांड है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से तैयारियों में लगी है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। मीटिंग्स भी चल रही हैं। अभी मैं भी अपने प्रभारी जी से और वरिष्ठ लोगों से मिलकर दिल्ली आया हूँ। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस चुप बैठी है, कांग्रेस अपने बूथ लेवल पर सब जगह काम कर रही है और हम लोग देख भी रहे हैं कि हमको किन चीज़ों को लेकर, हर स्टेट के अपने अलग अलग इश्यूज़ हैं, हर स्टेट में अलग तरीके से चुनाव की डिमांड्स हैं, तो हम उस तरीके से अपने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से 2024 की तैयारियाँ कर रहे हैं। हरिद्वार के मेयर अनीता शर्मा ने उत्तरी हरिद्वार के एक आश्रम पर नगर निगम के जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कब्जे को हटाया था। वहीं आश्रम के लोगों द्वारा इस पर दोबारा कब्जा कर लिया गया है और उसी को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं कांग्रेस नेता समृत गर्ग ने बताया कि प्रेम प्रकाश आश्रम के सामने नगर निगम की जो बेशकीमती जमीन है उसको भूमाफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है और कहा है कि लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
आज जो ज्ञापन दिया है हमने, आज जो ये प्रेम प्रकाश आश्रम के सामने जो ज़मीन है, जो नगर निगम की बेशकीमती ज़मीन है, लमसम 55,000 स्क्वायर फीट, उसे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने के लिए उत्तारित हो रहे हैं लोग। उसमें अभी जो कब्जा हुआ था उसे हटाया गया था समाज सेवी लोगों द्वारा, फिर उसके बाद फिर दोबारा कब्जा हो गया भूमाफिया द्वारा। तो उसको लेके हमने विज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे भाई ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे भाई दिनेश कुंडेर जी, मनोज जाटव जी, वसीम सुलमानी जी, ब्रजमोहन बड़तवाल जी। हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा ने कूड़ा कलेक्शन करने वाले कंपनी कासा ग्रीन का नगर आयुक्त द्वारा अनुबंध निरस्त होने पर पार्षदों और स्वास्थ्य अधिकारी के साथ में अनीता शर्मा ने भी सभी वार्डों का निरीक्षण किया और कहा कि 2 दिन के अंदर निगम के कर्मचारी सभी जगह के कूड़ा उठाएंगे और सफाई व्यवस्था पहले के जैसे बनी रहेगी। साथ ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी तरुण मिश्रा ने बताया कि नगर आयुक्त द्वारा कंपनियों का टेंडर निरस्त कर दिया गया है और कल से निगम की गाड़ियां ही सभी जगह पर कूड़ा उठाएगी और जल्द ही पूरे शहर को साफ करवा दिया जाएगा। बीते 2 दिनों से हड़ताल चल रही थी, जैसे सबको पता है कंपनी का, और उस कंपनी का अभी टेंडर भी निरस्त किया जा चुका है नगर आयुक्त द्वारा। तो उसी संबंध में आज मैं निरीक्षण पर निकला था। कल से हमारी गाड़ियां हम निगम के द्वारा ही अब साफ सफाई करवाई जा रही है और अगले 1-2 दिन में पूरा शहर साफ होने की पूरी उम्मीद है, पूरा साफ करवा दिया जाएगा। आज सफाई को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं हम, क्योंकि आप देखें 2-3 दिन से हड़ताल पे गए हुए हैं, तो अब हमारे निगम द्वारा सब सफाई भी हो रही है। इसलिए जहाँ जहाँ कूड़ा पड़ा है वहाँ देखने आए हैं कि बहुत कूड़े की समस्या बहुत ज़्यादा है और ये मैं कह रही कि 2-3 दिन तो लगेंगे, सफाई हो जाएगी बिल्कुल। अब कंपनी तो चली गई, अब निगम के कर्मचारी करेंगे अपने स्थल पे। हल्द्वानी में प्रशिक्षण और सेवा योजन निदेशालय में निदेशक हरवीर सिंह ने सेवा योजन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा यह स्पष्ट निर्देश है कि प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय में जो भी बच्चे पंजीकरण से लेकर उनके रोजगार मिलने तक के सारे रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। देहरादून में जल्द ही एक रोजगार मेला आयोजित किया जाने वाला है और जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के विभागीय मंत्री मौजूद रहेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों को रोजगार से संबंधित नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और ऐसे में छात्रों के पंजीकरण और उनको किन जगहों पर रोजगार दिया गया है उसकी सारी जानकारी विभाग के पास हो, इसको लेकर अब अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो हमारे सेवा योजन विभाग है उसके द्वारा जो आगे बच्चों का पंजीकरण है या उनको नौकरियां दी जानी है उसका विधिवत रिकॉर्ड रखा जाए। बच्चे को नौकरी मिली, कहाँ मिली, अब वो नौकरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आगामी कुछ दिनों में ही भारत सरकार के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो विभागीय मंत्री हैं वो एक रोजगार मेला करने जा रहे हैं देहरादून में। उसके क्रम में भी जो हमारे क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं उनके अधिकारी और जो हमारे सेवा योजन अधिकारी हैं, जिला सेवा योजन अधिकारी, उनकी एक बैठक बुलाई गई है, जिसके क्रम में सबको दिशा निर्देश यहाँ से निर्गत किए जा रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया। जसपुर क्षेत्र में मुख्य बाजार में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें नगर पालिका प्रशासन द्वारा नाले पर बनाई गई 2 मंजिला बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया। और मामले पर जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हित किया गया है था और जिस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। 187 लोगों को चिन्हित किया गया है और उसी के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्त विभागों को लेटर जारी सूची मंगाई गई है और विभाग द्वारा अतिक्रमण को लेकर जो नोटिस दिए जा रहे हैं उसके प्रतिलिपि भी मंगाई गई है और जैसे ही कॉपी आ जाती है उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। क्या जानते हैं कि अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले एनवायरमेंट भी किया था और आज यहाँ पर नगर पालिका जिलों में कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि हम लोगों ने कम से कम 25 से 30 लोगों की जो सीढ़ियाँ हैं वो देखी है और साथ ही साथ एक 2 मंजिली बिल्डिंग यहाँ पर
ध्वस्त की गई है, जो कि बताया जा रहा है कि नगर पालिका के द्वारा बनाई गई थी और नाले के ऊपर बनी गई है। हाईकोर्ट विभाग चला था, उसको स्पष्ट निर्देश थे कि जो भी नाले के ऊपर अतिक्रमण है उसको हटाई जाने की जरूरत है। अभी कुछ लोगों के द्वारा एक स्टे की कॉपी लगाई गई थी, तो जो 2021 की थी उसमें कि साफ लिखा हुआ था कि नगर पालिका को लेगी और उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई विभाग की टीम रुड़की के पिरान क्लियर पहुंची और सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से लगाई गई लगभग 50 दुकानों को हटाने का काम किया गया और इस दौरान लोगों में आक्रोश देखने को मिला और इसी के बीच कलियर नगर पंचायत चेयरमैन शफकत अली मौके पर पहुंचे और सिंचाई विभाग की टीम से बातचीत कर इन दुकान स्वामी को कुछ मोहलत देने की बात कही और जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को मंगलवार तक का समय दिया और वहीं मामले पर जानकारी देते हुए चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने कहा कि गरीब लोग हैं और इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों के परिवार का भी लालन पोषण चलता रहे, चाहे व्यवस्था वही वेंडिंग जोन बनाकर की जाए। शासन के अनुसार जो आदेश चल रहा है, लेकिन जो कलियर में गरीब जनता है, दरअसल पक्की दुकानें कम है और ये स्थान है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं, जिससे एक आदमी से पूरा परिवार जुड़ा होता है, उसका घर परिवार उसी से चल रहा है, जिसके रोजगार से ही सब है और प्रशासन की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी जनता, जितने भी हमारे दुकानदार हैं, प्रशासन को आज तक बिल्कुल सहयोग करते आते हैं और हम सब लोग भी जितने कलियर की नगर पंचायत के वासी हैं, सभी प्रशासन का सहयोग करते हैं। मुनीकेरेती थाना पुलिस ने मार्शल आर्ट ट्रेनर शिवानी गुप्ता के सहयोग से सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शिविर लगाया और जिसमें शिवानी गुप्ता ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए और मौके पर पुलिस ने साइबर अपराध, नशा, ट्रैफिक, घरेलू हिंसा, पोक्सो एक्ट और गौरव शक्ति ऐप के बारे में भी छात्राओं को जानकारी देकर जागरूक किया। इस दौरान शिवानी गुप्ता ने बताया कि वर्तमान समय को देखते हुए छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मौके पर महिला सब इंस्पेक्टर दीपिका तिवारी ने बताया कि नशा युवा पीढ़ी को खोखला करता जा रहा है और इसलिए युवाओं को नशे से बचने की ज़रूरत है। गौरव शक्ति ऐप के माध्यम से महिलाओं को तत्काल पुलिस मदद देने के लिए तत्पर है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की वन्यता और यहां की जैव विविधता को बचाए रखने के लिए इन दिनों केटीआर के अधिकारी अभियान चला रहे हैं और केटीआर के निदेशक नीरज के अनुसार इस अभियान में स्कूली बच्चों के साथ ही पर्यटकों को और केटीआर के आसपास के गांवों के ग्रामीणों का सहयोग लिया जा रहा है और इस अभियान के तहत कालागढ़ टाइगर रिजर्व में प्लास्टिक से निर्मित सामान पर रोक लगाने के साथ ही कूड़ा करकट को जंगल से इकट्ठा किया जा रहा है और ताकि वन्य जीवों को इससे होने वाले नुकसान से उन्हें बचाया जा सके। अपना जो है कूड़ा है या दूसरी जगह पे जैसे कूड़ा है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इनको एकत्र करना और इनको रिसाइकिल के लिए भेजना जहाँ पर है और साथ में ये कैंपेन्स चलाना, बच्चों के साथ अवेयरनेस कैंपेन चलाना और जैसे हमारा ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के साथ उनको जागरूक करना इन सब चीज़ों के बारे में, एक अवेयरनेस कैंपेन गांव वालों के साथ मिलकर कार्य करना, हमारे यहाँ इको डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं उनके लोगों के साथ मिलकर कार्य करना। बेटी को दूसरे समुदाय में ब्याहने के मुद्दे पर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम को घेरने गौरक्षा बजरंग फोर्स उनके कार्यालय धमक गई और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी की शादी स्थगित नहीं की तो वह तंबू उखाड़ने 26 मई को ही पौड़ी पहुंच जाएंगे और गौरतलब है कि पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी दूसरे समुदाय के युवक के साथ 27 से 28 मई को प्रस्तावित है, जिसके
कार्ड सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं और जगह जगह विरोध के चलते फरीदाबाद हरियाणा से भी गौरक्षा बजरंग फोर्स का दल बिट्टू बजरंगी के नेतृत्व में नगर पालिका कार्यालय पहुंचा और वहां पर उन्होंने अध्यक्ष यशपाल बेनाम के न मिलने पर उन्होंने चेतावनी दी है कि यशपाल बेनाम सार्वजनिक रूप से आयोजित विवाह समारोह को तत्काल निरस्त करे या फिर स्थिति में वहीं बजरंग फोर्स इसका पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने धमकी देते हुए अपनी फोर्स के साथ 26 मई को पौड़ी मुख्यालय पहुंचेंगे और जहां पर भी शादी समारोह प्रस्तावित है उसके तंबू उखाड़ कर फेंक देंगे। और बजरंग फोर्स ने इस मामले में जिलाधिकारी गढ़वाल को भी एक ज्ञापन सौंपा है। एक प्रयास संगठन के बैनर तले पौड़ी पहुंचे और दर्जनों की संख्या में फोर्स के सदस्यों ने पौड़ी पहुंचकर अपना विरोध दर्ज किया। यहाँ के एक मौजूद आदमी नगर पालिका के अध्यक्ष यशपाल सिंह रावत जी, वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी लड़की देकर मुसलमान समाज में एक हिंदू भावना को ठेस पहुँचाई है। वो ये कहते हैं कि मेरा निजी मामला है, तो हम हिंदू भाइयों ने उनको वोट देकर एक मौजूद आदमी बनाया। उनको सरकार में वो मलाई खा रहे हैं बैठकर। मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से बोलना चाहता हूँ कि उनको तुरंत इस पद से हटाया जाए। अपना तंबू उखाड़ के भाग ले जा, पाकिस्तान चला जा, लेकिन हमारी उत्तराखंड भूमि को, हमारे यहाँ के भोले वाले लोगों को ज़्यादा बरगलाने की कोशिश मत कर। ये देवभूमि है, इनको पूछते हैं हम, यहाँ के उत्तराखंड वासी को पूछते हैं, हम मानते हैं, कितने प्यार से बोलते हैं यहाँ के लोग, क्या संस्कृति है यहाँ के लोगों की, हम भी उनसे सीखते हैं। और तू संस्कृति खराब करेगा अपनी बच्ची को देकर। बेटी के विवाह समारोह की तारीखें तय होने और विवाह के कार्ड के वायरल होने से समाज में मचे बवाल के कारण नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी की शादी के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। बेनाम की बेटी की शादी 27-28 मई को होनी थी और बेनाम द्वारा अधिकांश नाते रिश्तेदारों को आमंत्रण कार्ड भी बांट दिए गए थे। उन्होंने बेटी की खुशी के लिए शादी समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन लगातार पूरे देश भर में उन पर सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा पड़े रहे दबाव के चलते उन्होंने मजबूरी में अपनी बेटी की शादी से पीछे हटना पड़ा। की शादी का कार्ड था और तमाम लोगों ने कहा कि ये कार्ड जो है नहीं छपाना चाहिए था। देखिए, मैंने एक स्वाभाविक रूप से इस कार्ड को छपाया और मैंने, आप लोग इस बात के गवाह हैं कि मैंने 2 महीने पहले इस बात को कहा था कि मेरी बच्ची की शादी जो है एक मुस्लिम लड़के से होने जा रही है और हम लोग खुशी से इस शादी को कर रहे हैं। दोनों साथ पढ़ते थे, दोनों सर्विस में हैं और एक बहुत अच्छा परिवार है। ये नहीं कि वो मुस्लिम परिवार है तो हम ये कहें कि साहब हमें नहीं करना है। आजकल 21वीं सदी का ज़माना है और सारे लोग इस बात को लेकर स्वतंत्र हैं, लेकिन कार्ड के वायरल होने के बाद इस तरह का माहौल जो है क्रिएट किया जा रहा है। मैं उनको भी बुरा नहीं कहूँगा, अपनी अपनी सोच है। तमाम तरह के मुझे मैसेज आए हैं, कई लोगों ने बड़ी सभ्यता के साथ बात की है। बहुत बड़ी पब्लिक है, इसमें कई तरह के लोग होते हैं और अब मुझे उम्मीद है कि इस पर लोग विचार करेंगे कि हमने जो ये वैवाहिक कार्यक्रम न करने का फैसला लिया है, बाकी सब ठीक रहेगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।